साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से स्वर व्यंजन व वर्तनी से पिछले 5 वर्षों से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो सीजी व्यापम, सीजीपीएससी व पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के प्री एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे कहते हैं। यह प्री डीएलएड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, अक्षर, वर्ण, ध्वनियां, लिपि। तो साथियों, जो लिखित रूप दिया जाता है उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आइए, और भी इसका उत्तर तो ऑप्शन बी होगा, लेकिन आइए या इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। वर्ण विचार से भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि जो होती है मौखिक इकाई, और वर्ण जो होती है लिखित इकाई। लेकिन सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो आप ध्वनि या वर्ण बोलेंगे, क्योंकि लिखित पूछा जाता है तो आप वर्ण बताएंगे, क्योंकि इस प्रश्न में लिखित पूछा गया है। और यदि जो है मौखिक इकाई पूछा जाएगा, तब भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो ध्वनि है। वही इससे ध्वनि या वर्ण से मिलकर बनता है शब्द या पद। शब्द को ही पद भी कहते हैं, याद रखिएगा। और पद से मिलकर बनता है, सार्थक शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। तो इस प्रकार देख सकते हैं, भाषा जो है सबसे छोटी इकाई ध्वनि वर्ण, फिर ध्वनि वर्ण से बनता है शब्द या पद, फिर उससे बनता है वाक्य। तो ध्वनि क्या है? बोलना या सुनना। और वही वर्ण क्या है? वर्ण में 2 भाग, एक इसे पढ़ना लिखना और देखना। तो ये देख सकते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि क्या है? वर्ण का उच्चरित या कथित रूप। और वही वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप, जो इस प्रकार इसमें पूछा गया है। ये देख सकते हैं, लिखित रूप पूछा गया है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद होते हैं। ये प्री बीए बीएड या बीएससी बीएड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम इसमें अल्प प्राण और महाप्राण में कितने कितने वर्ण आते हैं उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। और भी प्रश्न आने वाला है, उसमें हम और अच्छे से समझेंगे अल्प प्राण और महाप्राण में कितने कितने जो है वर्ण शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उन्हें कहते हैं अनुनासिक, स्वरतंत्री, निर्नुनासिक और अनुस्वार। तो जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निर्नुनासिक कहते हैं, क्योंकि अनुनासिक को बोलने के लिए नाक का भी इस्तेमाल होता है। और ये स्वर तंत्र, आइए हम इसे सभी को समझते हैं। अनुनासिक क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे चंद्र बिंदु वाले स्वर। वही अनुस्वार की बात करें, यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं, और इसे देवनागरी लिपि में जो है डॉट से, जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे ये पी के ऊपर लगा है तो ये भी, और जैसे कि हम लिखते हैं ये पतंग, तो आपका ये अनुस्वार है, याद रखिएगा। तो यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। इसे देवनागरी लिपि में ये डॉट के रूप में ऊपर जो है लिखा जाता है। और याद रखिएगा, यह पंचमाक्षर जो आपका क के लाइन में जो क ख ग घ अंग रहता है, और जो पंचमाक्षर जो 5वां अक्षर होते हैं उसी से ये बना होता है। स्वर तंत्र की बात करें तो जीवों के गले में उपस्थित एक अंग जिससे जीव ध्वनियां निकालते हैं, तो ये स्वर तंत्री कहलाते हैं। और निर्नुनासिक की बात करें, जिसे इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है और नासिका नाक का प्रयोग नहीं होता, उन्हें निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। इसमें पूछा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सहानुभूति, ये वाला सहानुभूति, कि ये वाला। तो साथियों, उचित वर्तनी युक्त शब्द का जो चयन करेंगे तो वो है आपका ऑप्शन सी, सहानुभूति में ये वाला कैरेक्टर है। तो याद रखिएगा, जो ना में लगेगा छोटा उ, और भ में लगेगा बड़ा उ, और जो ती में है वो छोटा ई लगेगा। तो इसे याद रखिएगा, छोटा उ फिर बड़ा उ फिर छोटा ई, बाकी सब गलत वर्तनी है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, लिखित भाषा से, व्याकरण से, पठन से। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? ये पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2025 से लिया गया प्रश्न है। वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, शब्द। तो वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरों के निश्चित चिन्हों को कहते हैं? मात्रा, विराम, अनुस्वार, चंद्र बिंदु। तो स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है? मूल स्वर, प्रधान स्वर, संयुक्त स्वर, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त स्वर। आइए हम इसे इसके माध्यम से जानते हैं कि मूल स्वर क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये होते हैं चार, अ, ई, उ और री। ये और संयुक्त स्वर होते हैं वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ए, ओ, री। तो ये रहा आपका संयुक्त स्वर। आगे हम इसमें जानेंगे कि जो स्वर होता है उसके प्रकार में देखेंगे। जो संधि स्वर होते हैं उसको बांटा गया है, उसके आधार पर इसे और भी समझेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? कंठ तालव्य से ये देख सकते हैं आपके सामने में, हम उच्चारण स्थानों से जो वर्ण आते हैं या जिन वर्णों का उच्चारण जहां जहां से होता है उसका हम यहाँ सारणी तैयार किए हैं। तो इसका उत्तर तो कंठ तालव्य की बात हो रही है। तो कंठ तालव्य का खंड यहाँ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ए और ए दिख रहा है। ये सीजी असिस्टेंट टीचर 2023 में सहायक शिक्षक के लिए पूछा गया प्रश्न, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये देख सकते हैं कंठ्य क वर्ग होते हैं, आ भी आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग और ह ये आते हैं। और इसमें देख सकते हैं तो ये सभी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा वर्ण जो है, जैसे दंतोष्ठ का कई बार पूछा गया है, दंतोष्ठ तो उसमें व आ जाता है। दंत से भी और ओष्ठ से भी उच्चारण होता है और इसे मिश्रित रूप से दंतोष्ठ बोला जाता है। और इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, के टी एम, एक गाड़ी होता है KTM, तो KTM 2 और KT को 2। तो KT से क से के से हो जाएगा कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत्य, ओ से ओष्ठ्य, फिर केटी होगा मतलब कंठ से और तालव्य से, और फिर केटी को फिर के ओ हो जाएगा तो कंठ और ओष्ठ्य, और 2 फिर ये हो जाएगा DO मतलब दंत और ओष्ठ्य। तो इसे भी KTM 2 केटी को 2, इस प्रकार इसका ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, यह कौन सा व्यंजन है? स्पर्श, अंतःस्थ, संयुक्त, ऊष्म। तो आप सभी जानते हैं य, र, ल, व, ये क्या है? आपका अंतःस्थ व्यंजन है। तो य, र, ल, व जो वर्ण हिंदी वर्णमाला के अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और जिन्हें अंतःस्थ भी कहते हैं। अन्य विकल्पों के उदाहरण जो है, जैसे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे पूछा जाएगा, तो जितने भी कुल 25 वर्ण हैं, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, तो ये सभी 25 जो होते हैं, इसकी संख्या होती है 25। अंतःस्थ की 4, संयुक्त का भी 4 होता है, और ऊष्म संयुक्त में आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन में तीनों स और ह आता है, तो इसे भी याद रखिएगा, संख्या से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिपि का अर्थ होता है? ये छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक 2023 में पूछा गया प्रश्न है। वर्ण लिखने की कला, वर्णमाला का लिखित रूप, लेखनी, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। तो याद रखिएगा लिपि जो होते हैं वो ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? यह सीजी टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। गंध, संग, भांति, अंग। अनुनासिक ध्वनि से युक्त पूछा गया है, याद रखिएगा। बाकी इसमें आप देखेंगे ग में जो लगा है वो अनुस्वार है। अनुनासिक ध्वनि से युक्त में हम चंद्र बिंदु का यूज करते हैं।
यहाँ ये तीनों में अंग, संग और गंध में आपका क्या अनुस्वार उपयोग हुआ है, याद रखिएगा अनुस्वार। लेकिन यहाँ जो भांति में उपयोग हुआ है आपका अनुनासिक। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के माध्यम से लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिरो रेखा में आपका इस प्रकार का मात्रा होने पर सुविधा के लिए सिर्फ इसमें भी बिंदी डाल दिया जाता है, जैसा कि अनुस्वार में डलता है। लेकिन आपका जो अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द है वो है भांति है। जो नाक के उपयोग से जिनका उच्चारण होता है वो है आपका भांति। इसमें आपका अनुनासिक ध्वनि से युक्त है। आइए इसके बारे में और भी देखते हैं विशेष बिंदु के माध्यम से। हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार जब किसी वर्ण पर कोई मात्रा जैसे आ, ई, ओ, ए लगी होती है और सिरो रेखा ऊपरी डंडे के ऊपर जगह कम होती है, तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह केवल अनुस्वार या इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात भांति शब्द में मूल रूप से अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ कभी कभी आपको इस प्रकार जो है पूछ दिया गया था, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन देखे, ये आपको भटकाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें सही उत्तर नहीं समझ पाते। यदि आप उच्चारण के माध्यम से देखेंगे तो आप एक ही बार में पकड़ लेंगे कि यह जो है अनुनासिक शब्द है और बाकी सब अनुस्वार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? यह सीजीटेट 2022 वर्ग 3 के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को वर्ण से क्या बनते हैं, वर्ण या ध्वनि के समूह से क्या बनते हैं, वो भी सार्थक बोला गया है, तो वो शब्द बोलते हैं। शब्द उसको कहते हैं जिसका सार्थक, अर्थात जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसी को शब्द कहेंगे। तो ये है आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, विद्रूप, लावण्य, कुमुदनी। अब बताइए आप इसका सही जो है वर्तनी से त्रुटिपूर्ण शब्द को चुनने के लिए बोला गया है। अर्थात जो त्रुटि ऑलरेडी है, जो बाकी ये देखा जाए तो आशीर्वाद सही लिखा है, विद्रूप भी, लावण्य भी, और जो गलत है वो है आपका वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है वो आपका कुमुदनी है। जबकि कुमुदनी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं सही शब्द आपका इस प्रकार होनी चाहिए कुमुदनी, जबकि यहाँ सिर्फ कुमुदनी है, द में छोटा ई का मात्रा लग जाएगा, तब यह सही वर्तनी हो जाएगा। यह भी पूछा गया प्रश्न है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। द्वारिका, द्वारका, द्वारिका, द्वारका। ध्यान से देखिए और कमेंट करके भी बता सकते हैं यदि आप सही उत्तर इसका पहचान लिए होंगे। चलिए साथियों इसका सही उत्तर देखते हैं। यह है आपका सही वर्तनी वाले शब्द द्वारका, जो है ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में द्वारिका, द्वारकाधीश, तो ये उच्चारण हो जाता है, जबकि इसका सही वर्तनी आपका द्वारका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चरमोत्कर्ष, मुमूर्ष, महत्वाकांक्षा, दायित्व। इसमें सही वर्तनी वाला पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, इसमें जो आपको दिख रहा है यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सा इसका देख सकते हैं। मुमूर्ष ये सही है, बाकी में चरमोत्कर्ष अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप चरमोत्कर्ष होता है, ये इस प्रकार का होता है। चरम धन उत्कर्ष से बना है। महत्वाकांक्षा, ये देखिए यहाँ महत्कांक्षा है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से ये गलत है। तो गलत में आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि महत्वाकांक्षा होता है, याद रखिएगा, जबकि यहाँ पर वह नहीं है। दायित्व तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये आपका गलत है करके, क्योंकि दायित्व जो है आपका अशुद्ध रूप है और दायित्व इस प्रकार का होता है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर जो है सही बोला गया है, तो मुमूर्ष ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हिंदी में हमने इसके पहले वाले आप यदि वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम प्रयत्न के आधार पर जो बांटा गया है वर्णों को, यत्न या प्रयत्न के आधार पर, वो दो भागों में बांटा गया है। आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ये आभ्यंतर प्रयत्न और
ये बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर क्या होता है? जो अंदर से, मुख के अंदर से जो प्रयास से जो वर्णों का उच्चारण होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और बाह्य, मुख के बाहर से जो प्रयत्न से जो वर्णों का उच्चारण होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसका डिटेल वीडियो इसके जस्ट पहले आपका डला है, उसको देख लीजिएगा आप। इसका डिटेल वीडियो है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर बोला गया तो हिंदी में अलग प्रकार है और संस्कृत में अलग, जिसे हम उस वीडियो में बताए हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक जो होता है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, और एक है घोषत्व के आधार पर। ये दो प्रकार है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर लिया गया। तो प्राणत्व में आपका अल्प प्राण महाप्राण आता है, घोषत्व में आपका अघोष और सघोष आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर जो है 4 लिया गया था। सीजी टेट पेपर 2 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और कौन कौन सा प्रकार है? विवृत, स्पृष्ट, ईषत् विवृत, ईषत् स्पृष्ट। जो विवृत में आ जाते हैं, जिन उच्चारण में मुख द्वार खुली रहती हैं, सभी स्वर आते हैं इनमें। जिनके उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहती है, लगभग बंद, बंद तो पूरा नहीं कह सकते क्योंकि बंद में तो आपका उच्चारण ही नहीं हो पाएगा, लेकिन लगभग बंद हो रहता है ऐसा। तो इसमें पूरे जो 25 व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन, वो आ जाते हैं। ईषत् विवृत में जिनके उच्चारण में मुख द्वार कुछ खुली रहती हैं, य, र, ल, व, ये सब आते हैं। ईषत् स्पृष्ट में स, 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 ह जो आपका बोला जा सकता है, इसमें थोड़ा हल्का सा खुला रहता है। तो इसमें जो है, या जो है बहुत थोड़ा या हल्का सा खुला रहता है, जिसमें ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, स, स, स और ह। तो ये 4 प्रकार होते हैं। वही संस्कृत में इसे 5 भागों में बांटा गया है। एक और संवृत दिया गया है। संवृत में आपका जो है, इसमें का जो 11 स्वर है उसमें का अ को रखा गया है संवृत में। तो उसमें 5 प्रकार बताया गया है, जिसे हम उस वीडियो में चर्चा भी किए हैं। तो इसमें तो उत्तर 4 लेना है आपको। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला आपका ऑप्शन ए है, यावत जीवन, की यावज्ज जीवन है, कि ये याव जीवन है, कि यावजीन है। तो मैं बताना चाहूंगा, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यावज्ज, यावत जीवन। ऑप्शन बी इसका सही वर्तनी वाले शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। सूचीपत्र, सूचीपत्र, सूचीपत्र और ये सूचीपत्र। तो बताइए आपका ये इसका सही उत्तर कौन सा हो सकता है? तो साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें स में आपका बड़ा उ लगना चाहिए और च में आपका बड़ा ई लगना चाहिए, फिर पत्र। तो सूचीपत्र, जिसमें सु में आपका जोर थोड़ा अधिक समय तक जोर हो रहा है, इसलिए यह उच्चारण, इसका सही वर्तनी आपका ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। साथियों, अयोगवाह का आप शाब्दिक अर्थ देखें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। अधन, योग, धन, वाह। अ का अर्थ होता है नहीं। जब किसी शब्द में अ सामने में लग जाता है तो वो ज्यादातर अर्थ को उलट देता है। अर्थ जो है उलट जाता है, नहीं या बिना कह सकते हैं। और वही योग का अर्थ होता है जोड़, या और वहन का अर्थ, वाह का अर्थ होता है वहन। तो बिना योग के वहन करना, अर्थात यह जो है अयोग वाह उसे कहते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जो न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, फिर भी वह उसका अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इसे अयोग वाह कहते हैं। जैसे इसमें अम और अह, इन दोनों को क्या बोला गया है? अयोग वाह। अम जो है यहां पर आप कह सकते हैं इसे अनुस्वार, यह अनुस्वार है, और यह जो है आपका विसर्ग। तो डिटेल में जानकारी के माध्यम से इससे भी प्रश्न बन सकता है। यह अम क्या है? आपका अनुस्वार में आता है और यह आपका विसर्ग में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो, व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमेलित कीजिए। सीजी टेट 2024 पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है। देख सकते हैं, कंठ्य, तालव्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य।
आजकल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल रहा है कूट संबंधी। तो इसमें से चुनना है कि कंठ किस में आएगा, तालव्य, फिर दंत्य, फिर दंतोष्ठ। तो उसके आधार पर फिर ये कूट वाले प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो आप जानते हैं कंठ में कौन सा आता है, क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन होते हैं, क, ख, ग, घ और अंग, इस प्रकार। तो इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, आपका ग। तो ए में क्या आना चाहिए, ए में आपका तीसरा आना चाहिए। यदि आपका ये मिल जाता है ए में थर्ड, तो अगर एक से ज्यादा में रहेगा तो आपको फिर से अगला देखना पड़ेगा। तो यहां देख सकते हैं बी में ए में थर्ड दिख रहा है और बाकी में किसी में नहीं है, तो बी ही इसका राइट आंसर होगा। फिर भी आप बाकी को भी जान लीजिए, बी तालव्य। तालव्य क्या है, चौथा, छ। तो छ वाला जो ग्रुप है आपका च छ ज झ इय, तो वो आपका तालव्य में आएगा। वही दंत्य, दंत्य में कौन सा होगा, सी का देख सकते हैं सेकंड न, और वही डी का दंतोष्ठ आ जाएगा आपका, दंतोष्ठ आ जाएगा व। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है, च या न, म। तो पंच में इसे आप, पंच को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। याद रखिएगा जो अनुस्वार होता है यहां लगता है, वो आने वाले शब्द पर डिपेंड करता है साथियों। ये च है तो च वर्ग में, सॉरी, हाँ, च वर्ग में आपका च छ ज झ य। तो च के पहले जो अनुस्वार और जो शब्द में लगता है, जिस वर्ण में, सॉरी, जिस वर्ण में लगता है, प में जैसे कि यहां लगा है, तो प के ऊपर में लगा है, लेकिन च में यह ऐसे लिखेंगे तो इस प्रकार लगता। ये इसका मूल शब्द है। हालांकि हम सुविधा के लिए हम इसे बिंदी करके लिख देते हैं इस प्रकार। तो आपका य इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि च का पंचम वर्ण य है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयोग द्वित्व, स्पृष्ट, ईसत। तो साथियों उसे बोलते हैं संयोग द्वित्व। संयोग द्वित्व जैसे कि जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वित्व कहते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं कक्का, सच्चा, अन्न आदि, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनता है वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं क में क का संयोग हुआ है, च में च का, न में न का, तो यह कहलाएगा संयोग द्वित्व या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं, 1, 2, 3, 4। यदि आप सीधा सीधा देखेंगे तो आपको 2 दिखाई दे रहे करके आप 2 को उत्तर दे डालेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ण और अक्षर अलग होते हैं। इसमें देखा जाए तो वर्ण 4 है और अक्षर 2 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सा वर्ण है। राम शब्द में 2 अक्षर है और 4 वर्ण है। र हलंत में, आधा र भी बोलते हैं, फिर इसमें आ मात्रा लगा है, म में हलंत में, फिर अ, तो ये 4 वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, हवा की कमी बेसी से, स्वरतंत्रियों से, अलिजिह्वा से, स्पष्टता से। तो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध जो है हवा की कमी बेसी से है, कमी बेसी से है। क्योंकि यदि कम हवा से कोई वर्ण का उच्चारण होता है, यदि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कम हवा निकलती है तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और ज्यादा हवा निकलती है तो महाप्राण महाप्राण कहते हैं। तो हवा की कमी बेसी से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ए स्वर का प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है ए जो है संयुक्त स्वर है। यहां देख सकते हैं किससे मिलकर बना है, अ धन छोटी ई से ये बना है ए, तो इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो 2 प्रकार उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं, याद रखिएगा, पहला मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर के भी 2 भाग है, यहां देख सकते हैं संधि स्वर के भी 2 भाग है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जी दीर्घ स्वर में आता है जो सेम वर्णों से मिलकर बना है, जैसे कि अ से अ मिलकर आ बना है, ई से ई मिलकर बड़ी ई बना है, छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है, तो ये कहलाता है दीर्घ स्वर।
जो आ, ई, उ जो है आपका दीर्घ स्वर, वही संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जिसमें अलग-अलग जैसे कि अ और ई मिलकर ए बना है, आ और ई मिलकर ए बना है, अ और छोटा ऊ मिलकर ओ, और आ और उ मिलकर औ बना है। तो यह जो है आपका संयुक्त स्वर है, और ए जो है आपका संयुक्त स्वर में आएगा। तो ये आपका देख सकते हैं। और मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटी ई, छोटा ऊ और री। री भी मूल स्वर में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ एवं घोष ध्वनि है? तो याद रखिएगा, जित मूल स्वर तो आप जानते हैं, अभी देखे हैं। मूल स्वर में अ, ई और उ और री आता है, लेकिन इसमें कंठ भी होना चाहिए, ह्रस्व भी होना चाहिए, तो यही, और घोष भी होनी चाहिए। और घोष जो है आप जानते हैं, घोष में आपका अ भी आता है। पूरे आपका जो स्वर, सभी स्वर होते हैं वो घोष है, तो अ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि घोष और अघोष को आपको डिटेल में समझना है, तो घोष वर्ण किसे कहते हैं या इसी को सघोष कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि ये सभी स्वर जो 11 होते हैं, इसके उच्चारण में आपका स्वर तंत्री में कंपन होता है। तो ये 11 के 11 स्वर जो है आपका सघोष में आता है। वही प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को का जो तीसरे, चौथे और पांचवे अक्षर है, वो आ जाते हैं आपके सघोष में। अर्थात ये हो जाएंगे आपका 5 तिया 15 और ये हो गया 11। और य, र, ल, व जो अंतःस्थ व्यंजन है वो 4, और उष्म व्यंजन जो है ह वो 1। तो इस प्रकार इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जो है 31। कुल संख्या घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 31। अगर पूछा जाता है कि सघोष की संख्या कितनी होती है, तो 31, और इसी को उलट देंगे तो अघोष हो जाएगा। ये देख सकते हैं, 31 को उल्टा कर दोगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इसमें याद रखने के लिए ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। उलट देंगे तो ये अघोष की संख्या हो जाएगी 13। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वन तंत्र में कंपन नहीं होता, वो आपका जो है अघोष कहलाता है। इसमें जो है प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे और जो अक्षर होते हैं पहले, दूसरे, अर्थात क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ, अर्थात टोटल 10। और उसमें व्यंजन का स अर्थात तीनों स जो है आपका इसमें आ जाता है अघोष में। तो ये आपका घोष और अघोष हो जाएगा। जो अघोष में 13 और वही सघोष में 31 इसकी संख्या है। तो इस प्रकार ये घोष और अघोष वर्ण की जानकारी, इससे आए दिन प्रश्न बनते रहता है। आइए अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, उष्म एवं महाप्राण कौन सा है? स, द, म, प। तो आप ये जानिए कि उष्म उष्म व्यंजन में तीनों स आते हैं, याद रखिएगा। तीनों जो स होते हैं वो आ जाता है और ह आ जाता है। तो उष्म में देखा जाए तो यही दिख रहा है। तो उष्म में तो ये हो गया, अघोष में भी अघोष यही हो जाएंगे, और महाप्राण। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा कि हमने सघोष और अघोष को अच्छे तरीके से समझे, उसी प्रकार ये अल्प प्राण और महाप्राण को भी समझिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आए दिन बनता है और अधिकतर हमारे से चूक हो जाती है उत्तर देने में। तो अल्प प्राण क्या है? जो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है या मुंह से कम वायु बाहर निकलती है, तो उसे हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। वही महाप्राण वर्ण की बात करें, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकलती है, तो उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो इसमें जो है, जैसे कि सघोष में आपका सभी स्वर आते हैं, तो ये अल्प प्राण में भी सभी स्वर आते हैं, याद रखिएगा। इसकी जो संख्या है कुल 31 है। अल्प प्राण में कुल 31 है, जिसमें कुछ कुछ चीजें इसमें बदल जाएगा। जैसे कि इसमें जो वर्गों का व्यंजन है, जो पंचम वर्ण वाला जो स्पर्श व्यंजन है, उसमें क वर्ग से पहला, तीसरा और पांचवा आपका अघोष हो जाएगा। जैसे कि क, ग, अंग और च का भी पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात सभी का पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात इसमें 15 हो जाएगा। और द्विगुण व्यंजन में अड़ा जो होते हैं, वो आपका आता है अल्प प्राण में। याद रखिएगा, जो द्विगुण व्यंजन दो ठो है, अड़ा और ढ़। तो इसमें ये वाला अल्प प्राण है और ये वाला महाप्राण। पूछा जाता है प्रश्न, तो
अल्प प्राणों की संख्या होती है 31 और महाप्राणों की संख्या वर्गीय व्यंजन में देखा जाए तो दूसरा और चौथा वर्ण अर्थात इसकी संख्या होती है 10 और उष्म व्यंजन में चारों आ जाती है और द्विगुण व्यंजन ढ़ अर्थात इसकी संख्या 15 कहीं-कहीं आपको 14 भी देखने को मिल सकता है लेकिन इसका जो है अढ़ा को मिलाकर 15 होता है। उच्चारण के समय निकलने वाली वायु को हम प्राण कहते हैं हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है? आ, ए, री, उपर्युक्त सभी। तो साथियों अभी हम चर्चा के दौरान देखे भी हैं कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वर में आपका अ, ई, छोटा ऊ और री ये 4 आते हैं जिसमें ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है री, ये आपका लघु स्वर हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों हमने टॉप 30 एमसीक्यू देखे हैं जिसमें स्वर व्यंजन एवं वर्तनी से संबंधित पिछले 5 वर्षों से पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। इसमें टॉप 30 एमसीक्यू के साथ ही साथ हमने इससे रिलेटेड जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उस पर भी हम चर्चा किए हैं क्योंकि फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखे हैं सघोष अघोष सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।